जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मध्यकालीन भारत से पार्ट 4 लेवल 3 का। तो ये हमारे 75 क्वेश्चंस हो चुके हैं और अब हम 76 से 100 तक क्वेश्चंस आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से शुरू करते हैं और आज हम इनकी थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहले हमने जितनी एक्सप्लेनेशन देखी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे एज़ पर योर फीडबैक। तो ऐसे ही अपने फीडबैक देते रहिए ताकि हम इसमें आपके लिए क्या इम्प्रोवाइज़ करना है या आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है, किस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, तुर्क शासकों की धार्मिक कार्यों की भाषा कौन सी थी? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात हो रही है धार्मिक कार्यों की भाषा, क्योंकि हम जानते हैं इनकी फ़ारसी राजभाषा थी। ठीक है, लेकिन यहाँ धार्मिक कार्यों की भाषा की बात हो रही है तो वो थी अरबी। ठीक है, अब मैं आपको और थोड़ा इसको डिटेल में बताती हूँ। इनकी जो मातृभाषा थी, ठीक है, ये वाला मात्र नहीं होता है, ये भी आप करेक्ट कीजिएगा, वर्तनी की मिस्टेक है यहाँ पे, ये वाला होता है। ठीक है, मातृभाषा इनकी तुर्की थी, प्रशासनिक भाषा इनकी फ़ारसी थी, लेकिन अगर हम देखें इनकी धार्मिक कार्यों की भाषा तो वो अरबी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर लोदी ने फ़ारसी में कुछ ग्रंथों का अनुवाद करवाया था। मादन उश शफ़ा किस शाखा से संबंधित फ़ारसी अनुवाद है? तो अभी हम और भी बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो फिलहाल आप एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा कोरिलेट कीजिए वर्ड्स को तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा इसमें। तो चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा औषधि विज्ञान। ये जो मादनुष शफ़ा है ये औषधि विज्ञान से रिलेटेड है। अब देखिए गेस करने का तरीका क्या होता है। शफ़ा खाना अगर आपने सुना हो तो शफ़ा खाना कहते हैं दवा खाने को। ठीक है, तो औषधि विज्ञान से रिलेटेड है। अब थोड़ी सी और बुक्स के नाम भी देख लेते हैं। जैसे लज्जते सिकंदरी था, वो संगीत ग्रंथ था जिसका फ़ारसी में अनुवाद करवाया था। और फ़िरोज़ शाह ने दलाइले फ़िरोज़ शाही करवाया था जो दर्शन का था। ठीक है, और तिब्बती फ़िरोज़ शाही औषधि विज्ञान के ग्रंथ था, मतलब औषधि विज्ञान का फ़ारसी का अनुवाद था औषधि विज्ञान के ग्रंथ का। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तिब्बती फ़िरोज़ शाही भी औषधि विज्ञान से संबंधित है और मादनुष शफ़ा भी, लेकिन ये सिकंदर लोदी के समय का है और ये फ़िरोज़ शाह द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नस्क, सुल्स, कूफी और नस्तालिक संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है सुलेख कला। देखिए उस टाइम में भी सुलेख होता था, आई मीन गुड हैंड राइटिंग का, कैलीग्राफी जिसको हम आज के टाइम में कहते हैं, तो उस टाइम में भी होता था, है ना। इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ पर अब हम इनकी डिटेल देखते हैं। जो नस्क और सुल्स हैं, ठीक है, वो किस लिए होती थी? वो भवन की जो मतलब जो बिल्डिंग होती थी उसकी डेकोरेशन के लिए। जो आपने जैसे कुतुब मीनार भी देखी होगी, आप में से मोस्टली सभी ने शायद देखी ही होगी कुतुब मीनार। ठीक है, तो कुतुब मीनार में आपने देखा होगा जैसे बाहर लिखा हुआ है, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वो सुंदर तरीके से लिखने को ही नस्क और सुल्स कहते हैं। ठीक है, तो जो भवनों के बाहर की जो डेकोरेशन होती है, मतलब जो बाहर की या अंदर की कहीं में जो लिखा जाता है ना उसमें, उसको बोलते हैं नस्क और सुल्स। इसके अलावा जो पांडुलिपियों को लिखा जाता था, मतलब जो पांडुलिपि जो पेपर पर या आपके पेड़ की छाल पर जो हाथ से लिखी जाती थी, वो नस्तालिक कहलाती थी। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शर्क की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये धारण की थी हुसैन सरवर ने। अब देख लेते हैं इसके बारे में भी। तुगलक काल के विघटन और विघटन के समय जौनपुर के प्रांतपति मलिक हुसैन सरवर ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी थी। इसी का राज्य शर्की राज्य के नाम से विख्यात हुआ।
ठीक है। तो जब तुगलक काल का अंत हो रहा था उस टाइम ये कहाँ का प्रांतपति था, जौनपुर का था। ठीक है। फिर इसने ही इस तरीके से अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली जब तुगलक वंश कमज़ोर हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रफ्ते बाबरी का श्रेय किसे दिया जाता है। अभी हम ये भी बात करेंगे ये रफ्ते बाबरी क्या है। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो रफ्ते बाबरी का श्रेय किसे दिया जाता है, रफ्ते बाबरी का श्रेय दिया जाता है बाबर को। अब ये क्या है, रफ्ते बाबरी बाबर द्वारा शुरू की गई सुलेख की एक नई शैली थी। देखिए कितना मैं आपको डीप में बिल्कुल जाकर मैं चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैं जितना डीप आपको हो सकता है बताना, जितना बारीक पॉइंट इसके बताए जा सकते हैं मैं उतना बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। तो ये कहती है सुलेख की एक नई शैली थी और रफ्ते बाबरी नाम याद रखिएगा। और किसने शुरू की थी, बाबर ने। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि क्योंकि एग्ज़ाम्स कंटिन्यूस पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं, सारे ही एग्ज़ाम्स अब तक ऑलमोस्ट सारे ही एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़ा लेज़ी हो गए हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग लेज़ी बिल्कुल मत होइए। हाँ, थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है हमें मेंटली, क्योंकि हमारे सामने जब टारगेट होता है कि इस डेट को हमारा एग्ज़ाम है तो हम बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। बट ऐसा करना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि अगर हम कछुए की स्पीड से कंटिन्यूस चलेंगे तो ही हम विन करेंगे, तो ही हम एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। ठीक है। तो हमें रुकना नहीं है। ड्यूरेशन कभी कम कभी ज़्यादा हो सकती है हमारी पढ़ाई की, लेकिन हमें उस पढ़ाई को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें वो डेडिकेशन भी चाहिए। ठीक है। तो जिस तरीके से मैं आपके लिए कंटिन्यूस लगी हूँ मेहनत करने में, तो आप भी वो डेडिकेशन शो कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने कहा कि शेरशाह का प्रशासन में कोई नया योगदान नहीं था। ठीक है, यहाँ बात हो रही है नहीं था, बल्कि उसने दिल्ली के सुल्तानों की व्यवस्था को ही कुछ सुधारों और संशोधनों के साथ लागू किया। ये किसने कही थी ये बात, क्योंकि सभी ने ऑलमोस्ट ये कहा है कि जो शेर शाह ने जो प्रशासन में योगदान दिया वो इतना महत्वपूर्ण था कि उसे आगे चल के मुग़ल शासकों ने भी उसको फॉलो किया, अकबर ने भी उसको फॉलो किया। लेकिन किसने कहा कि कुछ उसने नया नहीं किया, वो कहा IH सिद्दीकी ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे असरेशन वाला है, मैं इसको इधर कर देती हूँ। क्वेश्चन पूरा रीड कीजिए, वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन है, देवराय सेकंड ने अपनी सेना में तुर्क सैनिकों की भर्ती और अश्वारोही धनुर्धरों का अंक दल भी संगठित किया। और स्पष्टीकरण में दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य में सेना के प्रशिक्षण की बहुत उच्च कोटि की व्यवस्था थी। तो क्या आंसर होगा इसका, कोशिश कीजिए आंसर करने की। ये बिल्कुल सही है और ये गलत है। दैट मीन्स हमारा सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है। अब चलिए आइए थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। इसमें अगर हम डिटेल पर जाते हैं, हम डिटेल देखते हैं, तो ये बात ठीक है कि धनुर्धरों की भर्ती की थी, एक अलग दल होता था उसका। लेकिन अगर हम बात करें प्रशिक्षण की, तो प्रशिक्षण नहीं होता था यहाँ पर। और यहाँ के जो सैनिक होते थे उनमें अनुशासन और स्वामी भक्ति का भी अभाव देखा जाता था। ठीक है। जो प्रांतपति होते थे उनकी सेना प्लस राज्य की जो मेन सेना होती थी वो दोनों मिलकर युद्ध लड़ते थे और युद्ध के बाद में वो अलग हो जाया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर आप लोग देख ही चुके हैं चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तोहफ़ा-ए-अकबर शाही किसके द्वारा लिखी गई। कोई बात नहीं, आपने आंसर देख भी लिया हो तो आपको समझाना तो मुझे ही है तो चलिए, ये इसका जो सही आंसर है वो है अब्बास सरवानी। अब ये अब्बास सरवानी तोहफ़ा-ए-अकबर शाही ये क्या है, बात करते हैं ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए, अब्बास सरवानी द्वारा तारीख़ शेर शाही की रचना अकबर के आदेश पर की गई थी। देखिए, तारीख़ शेर शाही, तो इससे आप क्या देखेंगे, इससे आप देखेंगे कि ये शेर शाह के बारे में लिखी गई होगी, नाम से पता चल रहा है तारीख़ शेर शाही। लेकिन ये किसके आदेश पर लिखी गई, ये लिखी गई अकबर के आदेश पर। ठीक है। और ये तोहफ़ा-ए-अकबर शाही भी इसको
इसका नाम आपको दिया जा सकता है, क्योंकि जो मूल शीर्षक था ना इस बुक का वो था तोहफ़ा-ए-अकबर शाही। ठीक है, जो मूल मतलब मेन जो सबसे पहले इसको नाम दिया गया था वो तोहफ़ा-ए-अकबर शाही दिया गया था। तो तारीख़-ए-शेरशाही की जगह आपको तोहफ़ा-ए-अकबर शाही भी नाम देखने को मिल सकता है, और ये क्वेश्चन आपको अलग-अलग तरीक़ों से भी आ सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। आपसे तारीख़-ए-शेरशाही से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस में आपको तारीख़-ए-शेरशाही ऑप्शन ना देकर तोहफ़ा-ए-अकबर शाही ऑप्शन दिया जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने अपने राज्य में कोई प्रधानमंत्री, वकील या वज़ीर नियुक्त नहीं किया था? मतलब हम ऑलमोस्ट सभी के काल में देखते हैं कि उनके प्रधानमंत्री तो होते ही थे, चाहे हम पुराने टाइम से लें चाहे हम मॉडर्न टाइम तक लें, सभी के होते थे, ऑलमोस्ट सभी के बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन इनमें से किसने वकील या वज़ीर नियुक्त ही नहीं किया था? तो सही आंसर है शेरशाह सूरी, क्योंकि इसने जो कंप्लीट बागडोर थी वो अपने हाथ में रखी थी शेरशाह सूरी ने। ठीक है, सभी प्रशासनिक विभागों पर इसने प्रत्यक्ष नियंत्रण बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सहसा राम को शेरशाह के भू राजस्व सुधारों की प्रयोगशाला कहा? तो इसका सही आंसर है क़यामुद्दीन अहमद। तो क़यामुद्दीन अहमद ने सहसा राम को शेरशाह के भू राजस्व सुधारों की प्रयोगशाला कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके समय में मुसलमानों में महदवी संप्रदाय का उदय हुआ? ध्यान दीजिए, महदवी संप्रदाय। अभी हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, तब मैं आपको इसकी और ज़्यादा डिटेल बताऊंगी। फ़िलहाल यहाँ हमें बताना है कि किसके समय में। तो इसका सही जो आंसर है वो है इस्लाम शाह। ठीक है, और शेरशाह के बाद इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा था 1545 में, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो जो वारिस के रूप में या उत्तराधिकारी के रूप में जो बैठा था वो इस्लाम शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विजयनगर राज्य में आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था, जिसको वसूलने का विभाग आठवन कहलाता था। और यहाँ पर है कि राज्य ब्राह्मणों की भूमि और मंदिरों की भूमि से क्रमशः 1/5 और 1/8 लगान वसूलते थे। तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है, दोनों गलत है? क्या होगा, आंसर करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि भूमिकर मेन था उनकी आय का स्रोत, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ जो आपको ये दर दी गई है लगान वसूली की, ये गलत है। ठीक है, आइए चलिए इसका डिटेल हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहली बात तो ये अगर हम बात करते हैं इस साम्राज्य की, तो जो एक कर था वो नॉर्मली 1/3 से 1/6 था, जो कि भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता, मतलब जितनी अच्छी ज़मीन होती थी, जैसे कहते हैं ना बहुत तरीके की ज़मीन होती थी, ऊसर भूमि भी होती थी या आपकी उपजाऊ भूमि होती थी, बंजर भूमि होती थी, तो भूमि का डिवीज़न करते थे, उस पर फसल किस क्वालिटी की हुई है उसका डिवीज़न करते थे, और सब पर एक जैसा कर लगता था। ठीक है, लेकिन ब्राह्मणों से 1/20 और मंदिरों से 1/30 भूमि कर लिया जाता था, जो कि एक अपवाद था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड पॉइंट ये बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। चलिए, विजयनगर का ही हमारे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में आय के स्रोतों को चुनिए। तो विजयनगर साम्राज्य में आय के कौन कौन से स्रोत थे? देखिए, यहाँ 5 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनको फटाफट से पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, गृह कर विजयनगर साम्राज्य में था, वर पक्ष से, मतलब जो शादी में कर टैक्स लिया जाता था, विवाह कर जो लिया जाता था वो वर पक्ष से लिया जाता था, और अर्थदंड भी लिया जाता था वहाँ पर, अगर कोई गलती करता था तो उस पर पैसे का दंड भी लगाया जा सकता था, और वधू पक्ष से भी कर लिया जाता था। ये हम जानते हैं कि वहाँ विवाह कर लिया जाता था, और विवाह कर वर और वधू दोनों ही पक्षों से लिया जाता था। ठीक है, लेकिन वहाँ विधवा विवाह कर
नहीं लिया जाता था। ठीक है, तो 1, 2, 3 एंड 5 इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ये भी आप याद रखेंगे कि विजयनगर में केवल ब्राह्मण कठोर दंड से मुक्त थे, कि अंग भंग हो गया या मृत्यु दंड हो गया, मतलब इस तरीके का कोई भी ब्राह्मणों को नहीं दिया जाता था, बाकी किसी को भी दिया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के प्रशासन में किसान निम्न में से किस या किन करों की अदायगी करते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी समझाऊंगी मैं आपको इस क्वेश्चन को। ये देखिए पूरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, मैं भी आंसर आपके लिए बताती हूँ। देखिए, रई जो नॉर्मल हमारा टैक्स होता था वो ये टैक्स होता था। आपातकाल के लिए कर, मतलब आपातकाल के लिए इस तरीके से आपातकाल बोल के नहीं लिया जाता था। एक मतलब जैसे गोडाउन्स होते थे उनमें ये जो लिया जाता था, ये वाला जो टैक्स था वो इकट्ठा कर दिया जाता था, ताकि कभी अकाल पड़ जाता था या कुछ हो जाता था तो वहाँ से वो अनाज फिर वहाँ की जनता को ही दे दिया जाता था। तो आपातकाल के लिए भी कर एक तरीके से लिया जाता था। उसके अलावा जरीबाना और मुँह सिलाना भी लिया जाता था। अब ये जरीबाना और मुँह सिलाना क्या है ये हम बात करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, मतलब चारों। ठीक है, चलिए आइए अब डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। तो रई क्या थी? लगान की निर्धारित कर, मतलब 1/3 से 1/6 वो रई कहलाती थी। जरीबाना था भूमि की माप के लिए, मतलब जैसे भूमि की माप होती थी, गजे सिकंदरी भी होता था और इनके अंदर भी सन की डंडी का जैसे यूज़ होता था। जैसे अलग अलग जो साम्राज्य थे अलग अलग तरीके से भूमि की माप करवाते थे। तो अगर इस यहाँ पर भूमि की माप होती थी, ठीक है, तो उसके लिए जो टैक्स देना होता था, देखिए मतलब भूमि की नाप अगर आप करवाएंगे तो उसका भी आपको चार्ज देना होगा, उसको कहते थे जरीबाना। ठीक है, और मुही सिलाना क्या होता था? मुही सिलाना होता था लगान वसूली के लिए भी कर, मतलब कमाल है नहीं, मतलब हम लगान भी दें और हम उसके लिए टैक्स भी दें। होता होगा डेफिनेटली, कुछ भी होता है, क्योंकि तब के टाइम में और अब के टाइम में तो बहुत डिफरेंस है ना। तो शेरशाह के शासनकाल में लगान वसूली के लिए भी कर लिया जाता था, जो मुही सिलाना होता था, जिसको मुही सिलाना कहते थे। तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना, और एज़ पर फीडबैक मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको बताने की और कोशिश की है। हालांकि इससे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, बट आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको क्या बेटर लगा। ठीक है, मतलब आपको डिटेल्स के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है या आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो आप मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा, और क्वेश्चन कैसे लगे मुझे ये भी आप ज़रूर बताइएगा। ये देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। कौन सा किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, बागपल्ली ताम्रपत्र हरिहर 1 से रिलेटेड है, चन्नारायपट्टन अभिलेख हरिहर 2 से रिलेटेड है, श्रीरंगम अभिलेख देवराय 2 से रिलेटेड है, और देवलापल्ली अभिलेख इमादी नरसिंह से रिलेटेड है। अब इनमें है क्या क्या? अच्छा, एक बार आप इसको, मैंने शायद ज़्यादा जल्दी हटा दिया, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर आपको आगे इनका डिटेल बताती हूँ इनमें क्या है। देखिए, जो बागपल्ली अभिलेख है वो, उसमें विजयनगर की स्थापना तिथि मिलती है हमें देखने के लिए। ठीक है, और जो चन्नारायपट्टन अभिलेख है उसमें बुक्का वन द्वारा राजधानी विजयनगर स्थानांतरित। ठीक है, तो जब इन्होंने राजधानी को अपना एक शिफ्ट किया था उसका अभिलेख हमें चन्नारायपट्टन अभिलेख से मिलता है, और श्रीरंगम अभिलेख से हमें इनके काल के विभिन्न करों की चर्चा मिलती है। ठीक है, और देवलापल्ली अभिलेख जो है उसमें सत्ता परिवर्तन के बारे में हमें मिलता है। ठीक है, और कैसे सलूब वंश की स्थापना होती है, तो इसके बारे में हमें उससे पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने बताया था मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी। महदवी संप्रदाय के प्रणेता कौन थे? देखिए, हमने बात करी थी पिछले उसमें, तो अगर आपको याद होगा तो इसमें से 4 में से एक ऑप्शन तो आपका ऑटोमेटिक ही कट हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका इस्लाम शाह के समय में महदवी संप्रदाय
की स्थापना हुई थी। तो इस्लाम शाह तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि हमने बात की थी कि इसके समय में हुआ था। ठीक है, तो अब बचते हैं 3। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है मुल्ला अब्दुल्ला नियाज़ी। तो महदवी संप्रदाय के प्रणेता थे मुल्ला अब्दुल्ला नियाज़ी। अब ये शेख अलई कौन थे? शेख अलई इनके शिष्य थे, और शेख अलई ने इनके जो व्यूज़ थे उनको स्प्रेड किया अच्छे से। और इस्लाम शाह ने क्या किया? इस्लाम शाह ने, हालांकि ये शेख अलई के बातों से बहुत इन्फ्लुएंस्ड था, मतलब अच्छी लगती थी उसको ये बातें, लेकिन जो उलेमा वर्ग होते हैं उन्हें कुछ भी नया होता है, कुछ भी चेंजेस होते हैं, कुछ भी फॉर्मेशंस होते हैं तो उन्हें अच्छे नहीं लगे, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। उनके प्रेशर के चलते इस्लाम शाह ने शेख अलई को फांसी की सज़ा दे दी। ठीक है, ऑल्दो ये बुरा नहीं मानता था, ये अच्छा मानता था, ये एक्सेप्ट भी करता था उनकी बातों को, बट मजबूरी में इसको वो करना पड़ा। तो देखिए ये इसका डिटेल है। और जो हमने अजीमुल्ला तब्तबाई, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि इन्होंने बुरहाने मासिर की रचना की थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेरशाह के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही की बात पूछी जा रही है, कौन सा सही है? तो ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान से कीजिए, क्योंकि जो लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं वो हमें बहुत परेशान करते हैं एग्ज़ाम्स में। तो क्वेश्चंस तो लंबे नहीं है ऑल्दो, बट हाँ इसके ऑप्शंस ज़रूर लंबे हैं। तो इसका जो सही है वो है डी ऑप्शन, कि शेरशाह के कुछ सिक्कों पर पहले 4 खलीफाओं के नाम अंकित हैं। अब देखिए इसी ऑप्शंस में से हमको और चीज़ें पता चलेंगी कि इसके सिक्कों पर बादशाह का नाम अंकित है। ठीक है, और शेरशाह ने इतने ग्रेन के सोने के सिक्के जारी किए थे, और उसके किसी भी सिक्के पर टकसाल का नाम अंकित नहीं है, मतलब अंकित है। ठीक है, चलिए डिटेल देख लेते हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि सिक्का डालने के लिए इसने 23 टकसालें थी इसके समय में। ठीक है, शेरशाह के समय में। और इसके अलावा सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद दोनों होते थे, और किस में होते थे ये भी याद रखिएगा, अरबी भाषा में होते थे। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ याद रखने के लिए कि अरबी भाषा में लिखा हुआ होता था। और सोने के सिक्कों को अशरफ कहा जाता था इसके समय में, और ये चांदी के 16 सिक्कों के बराबर था। मतलब एक अशरफ बराबर 16 चांदी के सिक्के। और अगर हमने जो पीछे बात की है, ये इतने ग्रेन सोने के सिक्के नहीं, ये चांदी के सिक्के जारी किए थे, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाता है पिछले वाला। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चित्रकार साइफा बानो व नादिरा बानो किसके शासन काल में थी? तो आंसर देने की कोशिश कीजिए ये साइफा बानो और नादिरा बानो के बारे में। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी, जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल में जहाज निर्माण के केंद्र स्थित थे। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कहाँ कहाँ वो केंद्र स्थित थे। एक से ज़्यादा ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। लाहौर में जहाज निर्माण होता था, कश्मीर में भी होता था, इलाहाबाद में भी होता था, और बंगाल में भी होता था। मतलब जहाज निर्माण के केंद्र स्थित थे चारों में ही। तो इसका अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया? तो जो मदरसे में पढ़ाया जाता था, तो डेफिनेटली देखिए अकबर के काल में हुआ है, तो उसमें कुछ सहिष्णुता लाई गई होगी। उसमें सभी धर्मों के बारे में कहा गया होगा कि सभी धर्मों में अच्छी बातें, कुछ ऐसा ही चेंज करवाया होगा डेफिनेटली अकबर ने। तो वो किसने किया था? वो किया था फैज़ी ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसरेशन वाले क्वेश्चन है। तुगलक साम्राज्य के पतन के दिनों में सिंध में एक नए वंश अरगुन वंश ने सत्ता संभाली। और क्या लिखा है आगे? आगे लिखा है कि अरगुन वंश के शासक जाम की उपाधि धारण करते थे।
तो देखिए ये दोनों ही गलत हैं। अब ये दोनों ही बातें गलत हैं तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है डी, ए और आर दोनों गलत हैं। अब ये कैसे गलत हैं कि सबसे पहले तो ये देखिए, जब तुगलक साम्राज्य का पतन हो रहा था तो उस समय सिंध में अरगुन वंश नहीं था, अरगुन वंश की जगह सम्मा वंश था, ठीक है। और जो सम्मा वंश के शासक थे वो ही जाम की उपाधि धारण करते थे, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल थी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने अफगानों के पंचायती राजतंत्र के स्थान पर दैवीय शक्ति पर आधारित निरंकुश बादशाहत की स्थापना की? क्वेश्चन को दोबारा रीड कीजिए पॉज करके, आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बात हो रही है अफगानों के बाद, ठीक है, निरंकुश बादशाहत, तो वो किया था अकबर ने, अकबर ने नहीं, बाबर ने, ठीक है। मैंने 2 पे आंसर लगा दिया था, ठीक है। तो अफगानों के बाद जब लोधी थे तो लोधी के बाद कौन आए थे? मुगल आए थे। तो इस तरीके से बाबर ने किया था। नेक्स्ट है हमारा, गायन की ख्याल शैली कलावंती ख्याल किसने प्रचलित की? तो इसका सही ऑप्शन है अबुल फजल। अबुल फजल ने गायल की ख्याल शैली कलावंती ख्याल प्रचलित की। सॉरी फ्रेंड्स, ये अबुल फजल नहीं था, ये हुसैन शाह शर्की है, ठीक है। तो मैंने अभी इसको क्रॉस चेक करके ही आपको बताया, इसमें आंसर गलत मेंशन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हुसैन शाह शर्की, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन ए है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग है। मैचिंग में यहाँ पर बुक्स दी गई हैं और यहाँ उनके रिलेटेड जो लोग हैं उनसे जो राइटर्स हैं उनका नाम दिया गया है, तो आप मैच करने की इनको कोशिश कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा परिजातापहरण है हमारा नंदी तिम्मन की, और भागवत चंपू विद्यारण्य, संगीत सूर्योदय है हमारे लक्ष्मी नारायण, और संगीत सार शायद यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, बी पारिजात का 3 4, ओके सॉरी, ये 3 है, ये 4 है, और संगीत सूर्योदय जो है हमारा वो लक्ष्मी नारायण में है, और संगीत सार जो है वो विद्यारण्य का है, ठीक है। तो ये आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, यहाँ से आपको ये चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम होंगी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपका एक भी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ गलत हो, इसलिए मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ अगर मुझे कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि यहाँ से आपके पास कुछ भी गलत नहीं जाना चाहिए, ये मेरी प्रायोरिटी है। चलिए, यहाँ बात हो रही है कि देखिए, क्योंकि मिडिएवल की हमारी बात हो रही है और हम शेरशाह सूरी वाले समय के आसपास चल रहे हैं, तो उसमें पूछा गया है कि उस समय जब मुग़ल सत्ता स्थापित हो रही थी या जिस समय बाकी जो अफ़गान राजवंश था वो ख़त्म हो रहा था, वो उस समय किस जगह पर कौन सा शासक था, ठीक है। तो यहाँ पर नाम सारे दिए गए हैं। तो गुजरात में ज़फ़र खां था, बंगाल में फ़खरुद्दीन, जौनपुर में मलिक हुसैन और मारवाड़ में राव सिंह का शासन था, ठीक है। तो जो हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में जब हमारी जो सत्ता परिवर्तन हो रहा था, जिस समय हमारा अफ़गान शासन ख़त्म होकर मुग़ल सत्ता स्थापित हो रही थी, उस समय का जो काल था, संक्रमण काल जो था, उस समय में अगर हम देखें तो ये सब शासकों का यहाँ पर शासन चल रहा था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक
वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही चैनल पर नीचे जहाँ नाम आता है चैनल का, वहाँ पर चैनल के नाम पर क्लिक कीजिए। वहाँ आपको ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपकी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों में ही मैंने सेपरेट करके वीडियोस डाली हुई हैं। वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देखिए। उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस भी मिलेंगी और आपको सभी क्वेश्चंस की भी वहाँ वीडियो मिलेंगी। एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस है फ्रेंड्स वहाँ। और साथ ही जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, जिनमें भी हिस्ट्री आती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। क्योंकि हमारा ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ हिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड है। हिस्ट्री के अलावा यहाँ पर इस पर किसी और सब्जेक्ट का कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा चैनल आगे चलकर एक ऐसा चैनल बने जिसमें आपको अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो सिर्फ एक ही नाम आपके लिए काफ़ी हो, द हिस्ट्री लाइब्रेरी। इसके अलावा आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। जैसे ही टेलीग्राम पे हमारे 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, हम PDF भी आपको प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। और जैसे ही हमारे यहाँ पर अभी जैसे हमें 3 मंथ्स ही हुए हैं चैनल अपना अभी स्टार्ट किए हुए, तो आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है, आपका बहुत अप्रिशिएशन मिल रहा है और यही हमारे लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। तो ऐसे ही अपना सहयोग बना के रखिए, अपना प्यार बना के रखिए और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और तब तक आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो नेक्स्ट चाहते हैं। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये 100 क्वेश्चंस एक साथ में कंपाइल करके डालूंगी, ताकि रिवीजन के टाइम पर आप क्विकली उसे रिवाइज कर सकें। वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में होती है, तो वो रिवीजन के पर्पज़ से होगी। अगर आपको समझना है तो आप ये वीडियोस देखिएगा, जब आपको रिवीजन करना होगा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर किसी टॉपिक पे हेल्प चाहिए, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट टाइम।